हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आज की हमारी इस क्लास में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के। मैंने इन क्वेश्चंस को चूज किया है ऑन ऑन द 3 चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर से चूज किया है? मैंने इन क्वेश्चन को चूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक से और कैपेसिटेंस से और करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो दैट कंप्राइजेज ऑफ यूनिट 1, जिसको हम यूनिट 1 बोलते हैं, ऑफ क्लास 12। हमारा जो रहता है क्लास 12 के अंदर ये सबसे पहले 3 चैप्टर होते हैं। इन 3 चैप्टर्स के अंदर से मैंने ये 35 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। बट हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करें, ठीक है, जल्दी जल्दी समझें, और कहीं पर लगता है तो स्किप करें, जल्दी से आगे बढ़ें। बिकॉज अगर हम लोग को देख के ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, लेट्स स्किप इट, और फिर आखिरी में वापस से रिपीट करेंगे, वापस से आके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को पहले से कैसे जज करते हैं कि क्वेश्चन को हमें स्किप करना चाहिए या अटेम्प्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एट अ पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो एट अ पॉइंट स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किस तरफ होता है भाई? नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ। बिल्कुल गलत। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन लोगों का अजीब सा। नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं होता है। अगर तुम्हें कश्मीर जाना है तो तुम ऊपर की तरफ नहीं जाओगे, तुम अपवर्ड्स नहीं जाओगे कश्मीर जाने के लिए। तुम किस तरफ जाओगे? तुम किसी डायरेक्शन में मूव करोगे जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। तो हम जब नॉर्थ साउथ बनाते हैं तो बना जरूर ऐसे देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के इस तरफ आता है वेस्ट और इस तरफ आता है ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की बात करी गई है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें कुछ कुछ पूछा गया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा अपना डिस्प्ले ठीक करूं। इट्स मच बेटर, राइट। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। ये मैंने नीले कलर से बना दी है। और क्वेश्चन में पूछा गया इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी जीरो अलोंग। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बैठा हुआ हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे बैठा हुआ हूं, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। नहीं सर, उसने तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पूछा है। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल उसने पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट। तो यानी कि उसने पूछा है डीवी बाय डी आर। और शायद तुम लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी माइनस डीवी बाई डी आर बोला जाता है। मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब अगर किसी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट किया तो पोटेंशियल कम होगा, अगर किसी ने नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट किया तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर किसी ने लेफ्ट या राइट, नहीं सॉरी, राइट या लेफ्ट मूवमेंट स्टार्ट किया तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो मूवमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, मूवमेंट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में मूवमेंट अगर तुम करोगे, मूवमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिसमें पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल चेंज ना हो। आई बात समझ में? आई होप थिंग्स आर क्लियर। हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2009 एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। एआई ट्रिपल ई नाम का एक एग्जाम हुआ करता था 2009 में, जो कि मैं बोल सकता हूं आज के नीट और जेडबल ई मेंस लेवल का एग्जाम हुआ करता था। तो इस टाइप के एग्जाम्स हम लोग को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चंस आते हैं, वही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एआई ट्रिपल ई 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पॉइंट, 2 points P and Q are maintained at the potentials of 10 volt and -4 volt। तो एक P पॉइंट है, जल्दी से देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। Q पॉइंट है, मेंटेन्ड एट पोटेंशियल्स ऑफ 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। चलो बहुत बढ़िया। द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P to Q। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर है जिसके अंदर हमें यह बताना है कि अगर हम P से Q एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, एक नहीं सर 100, एक को तो लेके जाओ पहले। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां से यहां लेके गया तो वर्क डन कितना होगा? चलो पहले सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ, हम हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहे हैं कि लोअर से हायर जा रहे हैं? सोचो।
10 वोल्ट से -4 वोल्ट जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं हायर से लोअर। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर लेके जाना है, या उल्टे तरीके से पूछता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को अगर तुम हायर पोटेंशियल पे छोड़ोगे तो क्या वो लोअर की तरफ खुद मूव करता है क्या? एक प्रोटॉन को अगर हायर पोटेंशियल पे छोड़ेंगे तो क्या वो खुद मूव करता है लोअर पोटेंशियल की तरफ? तो आंसर इज वेरी सिंपल, समझना। प्रोटॉन प्लस में होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव मास देखा है कभी? हमेशा देखा है। पॉजिटिव मास कौन हो सकता है? मैं बोल सकता हूं एक बॉल जो है वो पॉजिटिव मास होता है। सुनना सुनना सुनना, एक बहुत चीज होता है। बॉल कहां से कहां मूव करती है? हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ मूव करती है अपने आप, की लो से हाई? तो तुम्हें पता है कि अगर मैं बॉल को छोड़ूंगा तो वो अपने आप हाई से लो मूव करती है। सिमिलरली एक प्रोटॉन जो है वो अपने आप ही हाई से लो मूव करता है, इन टर्म्स ऑफ हाइट नहीं, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो प्रोटॉन अगर हाई से लो मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई अपने आप मूव करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को तुम हाई से लो लेके जाओगे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क। मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा, अब कौन सा होगा वो सोचना। आंसर इन दोनों में से ही एक है, अब कौन सा है इन दोनों में से, बस इतना सा मुझे सोचना है। या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। लेट्स सी बी या डी में से कौन सा आंसर। ठीक है, अब वो कैसे चेक करेंगे सर? तो वो ऐसे चेक करते हैं कि वर्क डन, या वर्क डन की तरह नहीं, हम इसको लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज जिसको मूव कर रहे हो इनटू डेल्टा वी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहां तुम मूव कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, भाई ये होता है। और डेल्टा वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जब तुम 10 से -4 लेके जा रहे हो तो तुम पोटेंशियल 14 कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो डेल्टा वी को बोलोगे -14। ये देखो, ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं इसके। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग यहां से डेल्टा यू निकालते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, बस 1.6 इंटू 14, 1.6 इंटू 14 कितना होता होगा सर? मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, मत करो मेहनत, बस ये बताओ 9.6 होगा कि 2.24 होगा? मेहनत नहीं करना है, सिर्फ इतना सोचना है। 1.6 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा? सोचो सोचो सोचो। 1.6 इंटू 14 है यहाँ पे, तो सर ये 20 कुछ जाएगा। कैसे पता मुझे 20 जाएगा? कैसे पता मुझे 20 जाएगा? मुझे ऐसे पता कि अगर 1.5 इंटू 1.5 करते हैं ना तो 2.25 आता है। तो ऑब्वियसली 1.5 इंटू 15 करेंगे तो 22.5 आएगा। तो 1.6 इंटू 14 करेंगे तो 22.4 जैसा लग रहा है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस तो कट गया, ये आ गया 22.4 इंटू 10⁻⁻19। ये आया एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। मेहनत इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, यही आंसर हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। बट हाँ, अगर तुम चाहते हो उसको और कैलकुलेट करना तो तुम्हें पता है कि तुम एक के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे थे, तुम निकाल रहे थे 100 के लिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻17। सर ये तो लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई, और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एक ही होते हैं क्या? अगर तुमसे बोला जाएगा वर्क डन, मैं एक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूं जो तुम्हें हर कहीं काम आ सकती है। ठीक है, अगर तुमसे बोला जाएगा वर्क डन, इसका मतलब हमेशा पूछा जा रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है, वर्क डन पूछा जाए तो मतलब पूछा जा रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बहुत क्लियरली अगर वो वर्क डन लिख दे मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा? हम जो वर्क करते हैं किसी भी बॉडी पे, वो तुम इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बोल सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो ये 0 है, इसलिए वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू आंसर है, और हमारा आंसर आ गया डी। आई होप थिंग्स आर क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना? ठीक है, बट हमें तो फॉरवर्ड जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, पर क्लैरिटी भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टू पार्टिकल्स of masses m and 2m and charges 2q and 2q are placed in a uniform electric field E, ठीक है, and allowed to move for some time. The ratio of kinetic energies will be, उस टाइम बाद इनकी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बॉडी है m0 मास की, उसका चार्ज है q0, और इसको t टाइम के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तभी एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद से भागता चला जाएगा, और थोड़ी देर बाद इसका मास तो m0 ही है, चार्ज तो q0 ही है, लेकिन इसकी स्पीड हो गई v।
समझना। बट सर मास एम नॉट चार्ज क्यू नॉट तो कहीं नहीं दिया, मास तो एम और 2m है, चार्ज तो 2q एंड 2q, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एम नॉट क्यू नॉट लेके सॉल्व करूंगा और बोलूंगा एक बार एम नॉट को m डाल दो, क्यू नॉट को 2q डाल दो, दूसरी बार में एम नॉट को 2m डाल दो और क्यू नॉट को 2q डाल दो। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाला, दोनों का चार्ज तो बराबर ही है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, हमें ये पता है कि अगर एक चार्ज क्यू को तुम ऐसे छोड़ोगे, अगर एक चार्ज क्यू को तुम ऐसे छोड़ोगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा पता है, फोर्स ऑन अ बॉडी होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल होता है क्यू ई। अब यहां चार्ज क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स विल बी क्यू नॉट ई। अगर फोर्स पता है और मास पता है तो एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन पता है और टी टाइम के लिए अगर छोड़ा है तो तुम बोल सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो तुम बोलोगे फाइनल वेलोसिटी v विल बी जीरो प्लस एक्सेलरेशन जो हमने निकाला अभी अभी इनटू टाइम, तो फाइनल स्पीड विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई टी बाय एम नॉट। अच्छा, अगर ये फाइनल स्पीड है, अगर ये फाइनल स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो एम नॉट है तो एम नॉट डाल दिया, तो ये आ गया हाफ एम नॉट और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर देखो क्यू नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर, पूरा मैंने स्क्वायर कर दिया, किस चीज को स्क्वायर कर दिया, इस चीज को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो एम नॉट से एम नॉट कटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो भाई क्या आ गया, क्यू नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m नॉट, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट। बट तुम्हें इसकी निकालना है क्या, नहीं, तुम्हें किसकी निकालना है, इन दोनों की निकालना है। अब तुम सोचो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल आया है q नॉट स्क्वायर के, मास तो भाई दोनों का बराबर है, नहीं उल्टा हो गया, क्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है एम नॉट के, बाकी सारी चीजें सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों के लिए टाइम सेम है, दोनों के लिए टू तो टू होता है, तो यानी कि सिर्फ मास पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि जिसका मास डबल है उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी होगी, मतलब पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले से डबल होगी। सीधा पता लग गया हमें, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब होता है कि अगर ke1 अपॉन ke2 करोगे तो m2 बाय m1 आएगा, यानी कि 2m बाय m आएगा, यानी कि 2 अपॉन 1 आएगा, तो 2 अपॉन 1 आंसर हो गया है इसका, और हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप तुम लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, करें सॉल्व, क्लियर है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 कूलम, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इट पोसेसेस। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, एक ऑब्जेक्ट है उस पर नेट चार्ज -1 कूलम है, तो उसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है हमें ये पता है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी माइनस में होता है, तो हम बोलते हैं n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अगर -1 है तो ये इसके बराबर होना चाहिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सिंपल है इतना, अगर इस बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन है और इसका चार्ज -1 है तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। यहां से n आके तुम्हें क्या बता देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो -1 के बराबर चार्ज होगा, तो यहां माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, देखो -1 अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस माइनस भी कटता है, कट गया, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 और 10⁻19 आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। अब पूरा सॉल्व करें कि टिक तुक्का मार दें, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं हटाना चाहूं तो ये बनेगा 10/16 इंटू 10⁻19, 10/16 जो होगा वो कैसा होगा, 1 से छोटा आएगा ना ऑब्वियसली, तो 100/16 अगर मैं इसको लिखूंगा तो अब मैं 10⁻18 लिख सकता हूं। आती है ये बात समझ में तुम लोग को कि नहीं आती, मैं इसको अगर 100/16 लिखूंगा तो मैं इसको 10⁻18 लिख सकता हूं, एक 10 यहां से निकाल लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये अराउंड आएगी 6 कुछ के आसपास, और 10⁻18 जुड़ा हुआ है, मैं 6 विक्स भी नहीं निकालूंगा, मैं तो ढूंढूंगा 10⁻18 यहां पर है, यही आंसर होगा, और कुछ आंसर नहीं हो सकता इसका। बात आई समझ में, बड़ा सिंपल था, बड़ा सिंपल था, बड़ा सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है।
इसको तुम फॉर्मूले से भी सोच सकते थे। फॉर्मूला एक हम लोगों ने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एनी। किसी भी बॉडी का चार्ज पे कैसे निकाल सकते हो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उसमें, और E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको यूज करके भी निकाल सकते थे। चार्ज तुम्हें दिया हुआ था -1 कूलम, n तुम्हें निकालना था, और E की वैल्यू तो याद रखो, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चल 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 चलो 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 अगली दूसरा लक्ष्य नेक्स्ट है, दो छोटे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस +10 माइक्रोकूलम एंड -90 माइक्रोकूलम, स्मॉल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब उनका रेडियस वेडियस सब बराबर, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ F न्यूटन। ठीक है, F अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा F मत लिखो, तो क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा F0 लिखो। क्यों सर, क्योंकि F तो मेरे कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूले में भाई, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ लगाओगे, और कूलम्स लॉ क्या होता था, F इज इक्वल टू, कैसे कैसे पढ़ा है तुमने, K(Q1Q2/r², ऐसे कुछ पढ़ा होगा तुमने, है ना। अब यहां पर तुम्हें पता है F इज द फोर्स, Q1 Q2 आर चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब क्वेश्चन में F वर्ड यूज किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं बोलूंगा क्वेश्चन में F को F0 कर दो। क्यों, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा है, मेरा नहीं सबका ऐसा होता है, तुम्हारा भी ऐसा है, और तुम ये बात मेरी मान लो कि जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा टर्म यूज करे, ऐसा सिंबल यूज करे जो तुम्हारे फॉर्मूले में है, तो क्वेश्चन का सिंबल चेंज कर दो, क्योंकि फॉर्मूला तुम नहीं भूल सकते, तुम फॉर्मूला मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ये मुझसे लिख के लिखो। ठीक है, क्योंकि वो तुम बहुत बार यूज कर चुके हो फॉर्मूलेज में, तो अब तुम्हारा दिमाग उसको चेंज नहीं करने देगा, तुम क्वेश्चन में चेंज कर दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो छोटे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस, एक पे चार्ज है 10, एक पे है -90, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ F0 न्यूटन। If they are kept in contact, then separated by the same distance, then the new force between them is। ठीक है, तो क्या बोला गया है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R0, R0। ठीक है, अब और इस पे चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है -90 माइक्रोकूलम। अब वो बोल रहा है दोनों को टच किया और अलग अलग कर दिया। जब दो एक से आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को तुम टच करके दूर करोगे तो इनके चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फिर से इधर उधर फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक पे 10 था, एक पे -90 था, दोनों जब टच हुए तो दोनों बराबर बांट लेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए बराबर बांट लेंगे, नहीं तो अलग अलग भी बांट सकते थे, बराबर बांट लेंगे। बराबर बांटेंगे तो क्या होगा भाई, तुम सोचो टोटल चार्ज कितना था, 10 और 90 मिला के कितना होता है 100, नहीं 10 और -90 मिला के कितना होता है -80। तो टोटल चार्ज था यहां पर -80। टोटल चार्ज अगर -80 था तो इसका आधा क्या हुआ, तो दोनों बोलेंगे तुम -40 रख लो, मैं -40 रख लेता हूं, बात खत्म। तो यानी कि पहला जो चार्ज है इस पे आ गया होगा -40 माइक्रोकूलम, और दूसरे पे भी आ गया होगा -40 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि पहले केस में दोनों F4 से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे F0 से, और अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, बोलो तो अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों लाइक चार्ज हो गए, दोनों नेगेटिव। कितने फोर्स से, F नहीं F1 डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्टिल R0, ऐसा लिखा हुआ है, बाय द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि F1 जो है, तो न्यू फोर्स बिटवीन देम यानी कि F1 कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये जो बड़ा बड़ा तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है यही वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस फॉर्मूले में हम दोनों केसेस की वैल्यूज इसमें घुसा देंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले डालते हैं पहले केस की वैल्यू। ठीक है, पहले क्या था, तो पहले फोर्स था F0, के था के, चार्ज क्या था 10 माइक्रो कूलम, मत लिखो, हम यूनिट नहीं डाल रहे, हमें पता है यूनिट न्यूटन में आंसर आएगा। ठीक है, Q2 कितना था -90, लेकिन मैं डालूंगा 90। क्यों, क्योंकि फोर्स वाले फॉर्मूले में हम यूनिट प्लस माइनस साइन के साथ नहीं डालते, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में प्लस माइनस साइन के साथ डालते। किसी ने नहीं बताया तुम्हें तो मैं बताता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि फोर्स जो होता है ना वो हमेशा मैग्नीट्यूड में आंसर मिलता है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो अगर तुम प्लस माइनस साइन के साथ डालोगे तुम्हारा आंसर भी प्लस माइनस साइन में आएगा, फिर तुम बोलोगे प्लस माइनस तो डायरेक्शन बताता है फोर्स में, और वो गलत हो जाएगा। डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव, बस लेफ्ट या राइट, एक पे लेफ्ट एक पे राइट, देखो ना, ये देखो एक पे लेफ्ट एक पे राइट, इस तरफ राइट। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम R0, तो R0, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है,
दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, दूसरी बार में फोर्स इज F1, K इज K, चार्ज कितना -40 नहीं लिखेंगे लेकिन 40 लिख दे बस, नहीं 40 इतना तो भाई मत करो, हरकत ओवर नहीं हो रहा। 40 माइक्रो क्यों सर, माइक्रो क्यों लिख रहा हूं, वो भी तो यूनिट है ना, माइक्रो यूनिट नहीं है। माइक्रो क्या है, माइक्रो यूनिट नहीं होती, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो एक नंबर होता है। माइक्रो नंबर क्या होता है, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, दैट्स इट, इट्स अ नंबर। 10⁻⁻⁶ मतलब क्या होता है, 0.000। ये क्या है, ये एक नंबर है ना, दिस इज माइक्रो, दैट्स इट। मिली क्या होता है, मिली भी एक नंबर होता है, मिली होता है 0.00। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो अभी भी r0 है, तो r0 स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे सामने। अब सर क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा। अब एक काम करते हैं, अब हम इसको इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को ऊपर रखते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को नीचे रखते हैं, इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा F0 बटा F1 इज इक्वल टू, अब एक से चीजें काटते जाओ, तो K से K कटा, एक माइक्रो से दूसरा माइक्रो कटा। सर माइक्रो कैसे कट गया, अरे ये नंबर है, बोला ना नंबर है। ये दूसरे माइक्रो से दूसरा माइक्रो कट गया, चलो सर बहुत बढ़िया। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया सर, 10 से 40 कटा है, 4 बचा है, 0 नहीं कटता। 90/40 में भी 9/4 बचेगा, इसलिए 0 हटा दिए मैंने लिखना। ठीक है, r0 स्क्वायर यहाँ भी नीचे, r0 स्क्वायर यहाँ भी नीचे, ये भी कट जाएगा भाई। देखो राइट हैंड साइड में क्या बचा, ऊपर बचा 9, नीचे क्या बचा, 4 × 4 इज 16। सोचो सोचो सोचो, F1 कितना आया, F1 आ गया 16 F0/9। अब ये ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि F0 तो तुमने खुद से सोचा था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आंसर मार्क कर दोगे, आंसर विल बी 16 F/9। तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें इसका जरूर फायदा हुआ कि तुमने F नहीं माना फोर्स को, तो तुम्हें फॉर्मूले में वैल्यूज डालने में समझ में आई चीज। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आई होप थिंग्स आर क्लियर। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इफ टू लाइक चार्जेस of magnitude 10⁻⁹ and 9 × 10⁻⁹ are separated by a distance of 1 meter, then the point on the line joining the charges। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैं इसको चूज किया था। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, वो डिस्टेंस है इनके बीच का 1 मीटर। चलो जल्दी से मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ पहले, तो तुम्हें क्लियर हो जाए। दोनों चार्जेस रख दिए, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। देन द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस where the force experienced by a charge placed at that point is 0। मतलब वो बोल रहा है ऐसा पॉइंट बताओ इनके बीच में, ऐसा पॉइंट बताओ इनके बीच में जहां पर अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल लाके रख दूं, पॉजिटिव की नेगेटिव कोई भी, जहां पर एक चार्ज पार्टिकल लाके रख दूं तो उसके ऊपर फोर्स 0 हो। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा ऐसे होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है +1 इंटू 10⁻⁹। 10⁻⁹ पता है क्या होता है, नैनो। तो मैं इसको वर्ड यूज कर सकता हूं 1 नैनो कूलम। ठीक है, वही यूज करूंगा, तो ये है 1 नैनो कूलम। 9 इंटू 10⁻⁹ को लिखूंगा 9 नैनो कूलम। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 1 नैनो कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो दूर जाने पे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इधर होगी, इस तरफ इधर होगी, इस तरफ इधर होगी, इस तरफ इधर होगी, ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ठीक है, तो तुम्हें ये पता करना है कि ऐसा पॉइंट जहां पर फोर्स 0। किसी भी पॉइंट पे फोर्स निकालने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। फिर जो भी चार्ज पार्टिकल रखोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाता है। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई बोले किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स 0 है, इसका मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। ठीक है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 हो सकती है जब एक की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो और दूसरे की ऐसी हो, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे। अगर मैं इसको नाम दूं Q1 चार्ज, ये मेरा है Q1 चार्ज और ये मेरा है Q2 चार्ज, तो पता है तुम्हें इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाले की कौन सी है, ये। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से दूर होती है। मैं अगर पॉजिटिव चार्ज हूं तो मुझसे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मुझसे दूर जाओ। नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो यहां से आया अपन का E2, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। अब हम चाहते क्या, हम चाहते हैं इसका मतलब कि E1 इज इक्वल टू, ये हम चाहते हैं, और कुछ नहीं। अगर E1 E2 बराबर हो गए तो हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 0। ये कंसेप्ट है, ये कहानी है।
ठीक है। अब देखो, अगर तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो लेट से मान लेते हैं, मान लो कि देखो टोटल डिस्टेंस तो इनके बीच का 1 मीटर है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस में आर नॉट बोल दूं, आर क्यों नहीं सर, मत बोला, तो दूसरा वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 - आर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 1 मीटर। बहुत बढ़िया। अब देखो इस इक्वेशन को यूज करके मैं कैसे आंसर निकालूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के, चार्ज कितना है भाई 1 नैनो, डिस्टेंस कितना है, इससे कितने डिस्टेंस पे नाप रहे हो, आर नॉट डिस्टेंस पर, तो आर नॉट। दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 इज इक्वल टू के 9 नैनो डिवाइडेड बाय 1 - आर नॉट, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं आया क्या, आ गया ना समझ में। अब इधर से अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपन को ये पता है E1 और E2 तो बराबर हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर बोल रहा है, तो इक्वेशन में बराबर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कुछ ऐसा कि के 1 नैनो आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के 9 नैनो 1 - आर नॉट का स्क्वायर। के नंबर है, 9 × 10⁹ कैंसिल हो गया, नैनो एक नंबर होता है, नैनो नैनो कैंसिल हो गया, इधर 9 बचा, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये बचा 1 - आर नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 9। अब अगर मैं यहां पर रूट ले लूं तो 1 - आर नॉट अपॉन आर नॉट आ गया 3, ठीक है। माना माना। ठीक है। अब देखो यहां से आया 1 - आर नॉट इज इक्वल टू 3 आर नॉट, ठीक है। ये आया 1 - आर नॉट को उधर लेके जाओ ना, आप क्या ये लिखते रहोगे बार बार, सॉल्व भी तो करना है। तो लिखो 1 इज इक्वल टू आर नॉट, उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 आर नॉट, और आर नॉट की वैल्यू आ गई 1/4, यानी कि 0.25 मीटर। सर आपके पीछे है, कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं अभी नहीं गए मेरे पीछे, चल जाएगा तक, ठीक है। तो आर नॉट आ गया 1/4, यानी कि 0.25 मीटर। अब देखो 1 - आर नॉट, दूसरे वाले से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एक से 0.25 मीटर, तो दूसरे वाले से कितना हो गया 0.75 मीटर। आंसर सोचो, 0.25 मीटर फ्रॉम 1 नैनो कूलम सही है, 0.75 मीटर फ्रॉम 9 नैनो कूलम सही है, बोथ ए एंड बी ऑब्वियसली यही सही है। एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए था, सीधा सी आंसर मार्क कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर ए सही होगा तो बी तो सही होना ही है, और ए और बी अगर दोनों सही है तो सी सही हो जाएगा, और सी ही सही आंसर है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है three charges of 5 × 10⁻⁻6 coulomb are placed at three corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter. The force exerted on another charge of 1 microcoulomb placed at the center of the triangle in Newton. चलो देखो क्वेश्चन में बोला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, मान लो इक्विलेटरल है, अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन है, 3 चार्जेस जो बराबर हैं, तो एक क्यू 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 नॉट, कुछ भी रख लो, क्यू नॉट कर लेते हैं, दूसरा भी क्यू नॉट, तीसरा भी क्यू नॉट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे रख दिए, 3 कॉर्नर्स पे रख दिए, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कहां होगा, यहाँ पे, यहां पर अपन ने एक और चार्ज लग दिया लाके, जिसका है 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई भी चार्ज मान लेते हैं, इसका चार्ज है कैपिटल क्यू, सर क्यू मानने को तो मना किया था, कैपिटल क्यू थोड़ी यूज कर रहे हैं, ठीक, कैपिटल क्यू इसका चार्ज मैं चार्ज भी लिख नहीं रहा, तुम दिमाग में रख लो कैपिटल क्यू चार्ज, क्योंकि बहुत डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, वो बोल रहा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा,
तुम मत निकालो कितना फोर्स लग रहा होगा, तुम मुझे पहले ये निकाल के बताओ कि इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, वो इमेजिनेशन करो। तो तुम बोलोगे कि ये वाला जो पहला क्यू नॉट है, पहला जो सबसे ऊपर वाला चार्ज है, वो इसको धक्का लगा रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इधर धक्का लगा रहा होगा। दूसरा चार्ज इधर धक्का लगा रहा होगा और तीसरा चार्ज इधर धक्का लगा रहा होगा, और तीनों के धक्के बराबर होंगे क्योंकि ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर रखा गया है तीनों से, है ना। ये तीनों से एकदम बराबर डिस्टेंस पर रखा गया है ये चार्ज, तीनों ने बराबर का धक्का लगा। अगर तीनों ने बराबर का धक्का लगाया है तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि तीनों ने अगर बराबर का धक्का लगाया है तो ये किस तरफ जाएगा, ये किसी तरफ नहीं जा सकता, और अगर ये किसी तरफ नहीं जा सकता इसका मतलब इस पे फोर्स जीरो। इसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, इस पे फोर्स जीरो होगा। ये क्योंकि एक बहुत ही सिमिट्री का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बने ही नहीं है। जब तुम एक ऑब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व कर रहे होगे तो हमेशा याद रखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, ऐसे केसेस में अगर वो हर कोने पे चार्ज रख दे और बोले सेंटर पे चार्ज क्या होगा, सेंटर पे चार्ज को कितना फोर्स लगेगा, तो पहले सोचना किस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि अगर तुमने बोला कि इस डायरेक्शन में लगेगा तो तुम बोलोगे कि अगर मैं इसको इस पूरे डायग्राम को गोल घुमा दूं ऐसा, तो डायग्राम में तो कोई चेंज होगा नहीं। अगर तुम पूरे डायग्राम को 90 डिग्री घुमाओगे तो कुछ चेंज हुआ क्या, तो क्या फोर्स का डायरेक्शन क्यों चेंज हो गया, है ना। तो तुम सिमिट्री से सोचो। ऐसे केस में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चार्ज रख दिया, सेंटर पे एक और चार्ज रख दिया, कि कहां पर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, जीरो फोर्स, नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स जीरो, आंसर इज टी। ठीक है, चलो 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 अगला। Two balls with equal charges are in a vessel with ice at minus 10 degree centigrade at a distance of 25 centimeter from each other. खतरनाक से नहीं लग रहा, अजीब से नहीं लग रहा क्वेश्चन देख के, क्या 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 बक रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जब तुम टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो यू शुड स्किप। ठीक है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बट ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखे और तुम्हें थोड़ा सा डर सा लगे तो उसको स्किप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं, हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू बॉल्स विद इक्वल चार्जेस आर इन अ वेसल विद आइस एट माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ भी, इसको सिर्फ आइस पढ़ लो। एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। तो क्या बोला उसने, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ये वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बार बार क्यों यूज करता हूं फिर, ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूं कि ये नहीं यूज करना। Q1 कैपिटल में यूज कर लो क्योंकि ये फॉर्मूले में नहीं है। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या बोला भाई, 25 सेंटीमीटर, और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में भरा हुआ है आइस। काले कलर पे चलता नहीं है मैं, राइट। ठीक है, इनके बीच में क्या भरा हुआ है, आइस। आइस को नीला बना दिया। ठीक है, अब द बॉल्स आर ब्रॉट नियरर टू 5 सेंटीमीटर फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन देम टू बी सेम ऑन फॉर्मिंग वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है दोनों चार्जेस को मुझे पास लाना पड़ा, मैं लाना नहीं चाहता, लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, ताकि उनके बीच का फोर्स सेम रहे। जब आइस पानी बन गया तो मुझे दोनों को पास लाना पड़ा ताकि उनके बीच का फोर्स सेम रहे। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है चार्ज Q1 यहां है, चार्ज Q2 यहां है, और इनके बीच का डिस्टेंस इज नाउ 5 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ है देखो। अब बीच में क्या है, बीच में है पानी। ठीक है, पानी। अब वो बोल रहा है इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ आइस इज, आइस का बताना है, तो टेम्परेचर से इतना लेना देना नहीं है, मैं आइस का हमें बताना। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे इस बार, देखो फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय कैपिटल के आर स्क्वायर। सर अभी तक तो आप आर स्क्वायर लिख रहे थे नीचे, अब आप कैपिटल के आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैपिटल के की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम लोग सीधा आर स्क्वायर लिखते थे। बट अगर मीडियम कुछ और है बीच का तो तुम्हें कैपिटल के आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि के डिनोट करता है, कैपिटल के डिनोट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में डालते हैं अब हम वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले में डालते हैं अब हम वैल्यू।
तो अगर तुम ये वाली वैल्यूज डालोगे तो तुम लिखोगे फोर्स बिटवीन देम इज एफ नॉट। एफ नॉट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, मैंने मान लिया। के तो के है, कूलम्स कांस्टेंट है। पहला चार्ज कैपिटल Q1, दूसरा चार्ज कैपिटल Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल के। आइस का तुम्हें कैपिटल के यही तो निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो क्या पूछा है, डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ आइस और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 25 सेंटीमीटर। तो तुमने लिखा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज डालते हैं तो फोर्स बिटवीन देम इज स्टिल एफ नॉट। देखो ना, उसने ये लिखा था इंटरेक्शन बिटवीन देम टू बी सेम, सेम रहे फोर्स, तभी तो वो पास लेके आया था, फोर्स सेम है, तो फोर्स इज एफ नॉट इज इक्वल टू, ये तो कूलम्स कांस्टेंट है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, डिवाइडेड बाय कैपिटल के। इस बार पानी है और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें कितना दिया हुआ, 80, तो तुमने लिखा 80 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं ऐसे केस में, भाई इधर भी एफ नॉट है, इधर भी एफ नॉट है, इन दोनों को बराबर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुमने इन दोनों को अगर बराबर किया, नीचे करते हैं, तो तुम बोलोगे के Q1 Q2 कैपिटल के 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों सेम है, ये दोनों कट गए। अब नीचे वाली वैल्यूज ऑब्वियसली बराबर हो जाएंगी, तो तुम लिखोगे के इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आप ये सेंटीमीटर क्यों नहीं छोड़ रहे हो, 5 और 25 डाल के आंसर निकाल लो ना। तरीका गलत होता है। क्यों तरीका गलत होता है? ऐसे कोई तरीके से तो आप चलते नहीं हो, हमेशा तो छोड़ देते हो, यूनिट छोड़ दो, यूनिट छोड़ दो बोल रहे थे अभी तक, और आप बोल रहे हो सेंटीमीटर नहीं छोड़ूंगा। मैं तब बोलता हूँ यूनिट छोड़ दो जब वो यूनिट एसआई यूनिट, कूलम एक एसआई यूनिट है, न्यूटन एक एसआई यूनिट है। अगर इस टाइप की यूनिट होंगी तो मैं छोड़ दूं, लेकिन सेंटीमीटर एक ऐसा यूनिट नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे नॉन एसआई यूनिट्स को मैं नहीं छोड़ता, नॉन एसआई यूनिट्स को लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि कई बार वो परेशान कर देती हैं आगे चल। लेकिन इसके क्वेश्चन में नहीं कर रही है। 80 बाहर है, 5 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर कट गया, हाँ यूनिट कटती है, ठीक है। 5 अपॉन 25 काटा तो 5 नीचे आया और नीचे 5 का स्क्वायर हो गया 25, 80 अपॉन 25, ये आंसर। सॉल्व कर सकते हैं। k इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, अपन 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16/5, ये होता है 3.2, 3.2 मतलब ये सही करा ना मैंने कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। तो 3.2 अपन का आंसर हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ आइस। आगे ना बात समझ में? चलो 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 जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं, अपन पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो in nature the electric charge of any system is always equal to, electric charge of any system is always equal to half integral multiple of the least amount of charge, 0 square of the least amount of charge, integral multiple of the least amount of charge। क्या पूछ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर समझ में आ गया तो आंसर भी आ जाएगा, कोई क्वेश्चन में कुछ पूछ ही नहीं रहा। वो बोल रहा है नेचर में, दुनिया में किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, वो कितना होता है, तो तुम्हें पता है बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता, ये भी तुम्हें बताया, तोड़ नहीं सकते। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम पे इतना ही चार्ज होता है। डी इज द करेक्ट आंसर एंड वी कैन मूव अहेड। हमेशा हर टेस्ट में क्या होता है, देयर आर ऑलवेज सम क्वेश्चंस जो कि हमें दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम देते हैं। दिस इज वन सच क्वेश्चन जिसको हम जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़े ताकि हम दूसरे क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर पाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई नीट में सर 25 न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, मतलब क्या सोच के वो 25 न्यूमेरिकल देते हैं। 25 न्यूमेरिकल करने में तो हमें अगर एक न्यूमेरिकल में 3 मिनट भी लगेंगे तो हमें 75 मिनट तो यही चले गए 3 घंटे में से, और अभी तो हम फिजिक्स पे ही है। तो फिजिक्स में 25 न्यूमेरिकल क्यों दे देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो 20 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें 20 थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कुछ ऐसा टाइम निकालना है कि वो 2-2 मिनट में अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम, तो 50 मिनट में ये, और बचे हुए जो थ्योरेटिकल 20 क्वेश्चन है ना, उनको तुम्हें 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, 30 सेकंड के अंदर पट 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 पट। तो 1 घंटे में पूरा पेपर ऐसे तुम्हारा निपटेगा, ठीक है। तो 2-2 मिनट देके अपन को आगे बढ़ना था। अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं भी पट 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 आंसर मारता। मैं तो तुक्के भी इतने अच्छे मारता हूँ कि तुक्के ही मार के चल जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका तुक्का मार के बताऊँ, charge q is divided into 2 parts which are then kept some distance apart। एक चार्ज q है
उसको दो पार्ट्स में तोड़ा, मान लेते हैं चार्ज हो गया Q1 और Q2, द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम इफ द टू पार्ट्स आर हैविंग द चार्ज। वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में अब एक लगा फोर्स, तो इन दोनों ने अगर मान लेते हैं तोड़ा तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो इन दोनों ने एक दूसरे को लगाया फोर्स। वो बोल रहा है Q1 और Q2 क्या होने चाहिए सच दैट इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो आंसर होगा इसका Q/2 ईच। क्यों? बराबर तोड़ो। ऐसे केसेस में सिमिट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दुनिया में सिमिट्री बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम चीजों को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो सिमेट्रिक होना चाहिए चीज। यहां पर बोल रहा है फोर्स मैक्सिमाइज करना है, तो पक्के से मुझे पता है कि टोटल चार्ज Q को तुम आधा आधा कर दो, मैक्सिमम आएगा। बट मुझे तुम लोगों को प्रूव करके बताना पड़ता है। तुम लोग क्या है, मेरा बात नहीं मानते हो ना, बोलते हो नहीं प्रूव करो, बताओ क्यों ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें पता है। तो देखो, अगर एक चार्ज Q1 है तो दूसरा Q-Q1 होगा, क्योंकि तुमने इनको तोड़ा है आपस में एक दूसरे के साथ। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे, व्हाट विल बी द फोर्स, तो फोर्स लगा रहे होंगे। अच्छा रुक, तो Q1 नहीं मान रहा है इस बार थोड़ा सा एक अच्छा लेटर मान रहे हैं। इसको हम स्मॉल क्यू मान रहे हैं और इसको कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू भी कहीं यूज नहीं होता। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला वर्ड। क्यों अच्छा लग रहा है सर? हमें कैसे पता लगेगा ये अच्छा लग रहा है? कि इतना अच्छा लग रहा है कि Q1 मिटा के लिखना है। तो ये तुम्हें ऐसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है ना अभी कितना आंसर आने वाला है। जो पता नहीं होती उनको जनरली एक सिंपल लेटर से लिखना चाहिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी मान लो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगता है बस इसलिए। मेरे पास कोई बहुत मेजर रीजन नहीं है, बट मुझे बस अच्छा लगता है। इनके बीच का डिस्टेंस r है, सम डिस्टेंस। ठीक है, r तो नहीं लिखने दे, हाँ तो मत लिखो, r नॉट लिख लो। अब वो बोल रहा है इनके बीच में फोर्स कितना होगा, फोर्स मैक्सिमम है। पहले फोर्स तो निकाल लो कितना, तो फोर्स में बोलूंगा फोर्स होगा कि पहला चार्ज Q1 कितना है, Q, दूसरा चार्ज Q2 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, डिस्टेंस r, ये फोर्स है। तो फोर्स कितना आ गया सर? इतना आ गया जो सामने लिखा है। तो एक बार और लिख दो, तो लिख देंगे K Q, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यों कर रहा हूँ, कर दो ना भाई, क्या है हर चीज में तुम लोग सवाल है। माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब वो बोल रहा है कि आई नीड F टू बी मैक्सिमम। F जो है वो डिपेंड कर रहा है स्मॉल q पे, बाकी सब चीजें देखो फिक्स है। K एक फिक्स वैल्यू, R0 एक फिक्स वैल्यू, कैपिटल Q एक फिक्स वैल्यू। तो इसमें वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली चीज कौन सी है, बस स्मॉल q। F डिपेंड्स ऑन स्मॉल q, और F को तुम मैक्सिमम करना चाहते हो। तो बहुत सिंपल, देखो मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी तुम्हें समझ में आता है। और ऐसे कंडीशंस में ये करना जो मैं करने वाला हूं, F डिपेंड्स ऑन Q and we want maximum value of F। ठीक है, क्या चाह रहा हो सर? देखते जाओ भाई, मैं अच्छी चीजें बता दूंगा। एक बार और लिख लो, सर मैं आगे नहीं y depends on x and we want max value of y। मतलब क्या, देखते जाओ भाई, तुम एक बहुत ही सही आदमी से पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या हूं। की तारीफ सर, खुद की तारीफ, शर्म भी नहीं आ रही, सुनिए। ऐसा कभी हो, y डिपेंड्स ऑन x एंड वी वांट मैक्सिमम वैल्यू, यूज dy by dx इक्वल टू y डिपेंड्स ऑन x एंड यू वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यूज dy by dx इक्वल टू। ठीक है, अब नीचे वाले को देखो, F depends on Q and you want maximum value of F, to use dF by dQ is equal to 0। अब मैं करके बताऊं, dF by dQ is equal to 0, मतलब d by dq, ये डिफरेंशिएशन है, F की वैल्यू डालता K
तो सब ब्रैकेट इधर चल गया और कुछ नहीं है, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर, ये पूरी एफ की वैल्यू है। तो डी बाई डी क्यू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं अपन, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं। तो स्मॉल के इज अ कांस्टेंट, आर नॉट स्क्वायर एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, इधर बचा डी बाई डी क्यू, बाहर मतलब लेफ्ट साइड है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो बाहर आ गया है ये तो 0 से डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसको मैं ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट को, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस डी बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे जगह चाहिए, तो जगह तो मिल जाएगी। बचा हुआ क्या बचा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा, क्यू अगेन कांस्टेंट है। ठीक है, डी बाई डी क्यू क्यू माइनस डी बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2q इज इक्वल टू। ठीक है, देखते हैं, डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू ये 1 है, माइनस 2q इज इक्वल टू 0। यहां से तुम देख सकते हो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2q आ गया, तो स्मॉल क्यू कितना आ गया, कैपिटल क्यू बाई 2। यही निकालना था, नहीं सर हमें तो निकालना था वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। हाँ, तो एफ मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू, तो ये नहीं एफ नहीं बता देगा, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता के निकाल के दे देगा, वो निकाल के देगा कि किस स्मॉल क्यू की वैल्यू के लिए एफ मैक्सिमम है। यानी कि अगर तुम ये करोगे तो वो बता देगा कि किस एक्स के लिए वाई मैक्सिमम है। ठीक है, किस एक्स के लिए वाई मैक्सिमम, जब भी ऐसा मिले हमेशा ये कर देना। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस कंडीशन में या उस कंडीशन में करना, हमेशा मत करना, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये सिखाया कि जब भी ऐसा मिले, सुनो, कि y डिपेंड्स ऑन x एंड वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देना। तो क्या होगा, इससे विल गिव यू x फॉर विच y इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर तुम्हें बाय चांस मिनिमम वैल्यू चाहिए तो भी तुम सेम चीज करोगे, और ऐसे केस में तुम्हें y x ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए y मिनिमम है। तो दोनों के लिए करते हैं अपन सेम तरीका लगाते हैं, बस इतना ही हमें सीखना है। अगर तुम्हें मैक्सिमम पूछे तो भी यही करना, मिनिमम पूछे तो भी यही करना। मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछे तो यही करना, तुम्हें दो वैल्यू मिलेगी, एक उसमें मिनिमम की होगी, एक मैक्सिमम की होगी। पता कैसे लगेगा, डाल के देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मेगावोल्ट, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज विल बी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। चलो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। क्यू चार्ज को अगर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, फिर लिख के दूंगा, क्यों लिख के दे रहा हूं, ताकि तुम नोट करते जाओ इन चीजों को। ठीक है, क्यू चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें तो
काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है डेल्टा के, डेल्टा के की वैल्यू होती है क्यू। सर ऐसा तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाँ उसी से रिलेटेड है, बट मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, उसने बोला एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मेगावोल्ट, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भाई देखो डेल्टा के का रेशियो निकालना नहीं, तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो है, तो अगर डेल्टा के पता लग जाएगा तो वही उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल की, तो मैं के अल्फा नाम दे देता हूं इसका, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल का चार्ज इंटू यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस, और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्रोटॉन का चार्ज इंटू वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम्हें तो इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ना, तो तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो तुम बोलोगे के अल्फा डिवाइडेड बाय के पी इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन प्रोटॉन का चार्ज। अब तुम्हें शायद पता हो कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, नहीं पता है तो ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन सकता। प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज कट गया, आंसर आ गया 2, तो 2। ये वो छोटे क्वेश्चंस हैं जो टाइम सेव करते हैं ताकि हम अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, इसीलिए जरूरी है कि हम उन क्वेश्चंस को स्किप कर दें जो हमें लग रहा है कि हमसे नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान भी पड़े हुए हैं। हम ये क्वेश्चन लेके बैठे थे, कितना लंबा है, डिफरेंशिएशन लग गया, सोच रहे हो, इसको सॉल्व करने से अच्छा था आगे बढ़ के ये चेक करते और फिर हम इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो ये सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 3 चार्जेस माइनस क्यू कैपिटल क्यू, मुझे सारे सॉल्व करना है, मेरी मजबूरी है, तुम लोग बैठे हुए मेरे सामने, तुम लोग को सारी चीजें सीखना है इसलिए, ठीक है। 3 चार्जेस माइनस क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कैसा प्लेस किया है, एक रखा माइनस क्यू लाके, एक रखा कैपिटल क्यू लाके, और एक रखा माइनस क्यू लाके। इक्वल डिस्टेंसेस इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब ये अगर आर नॉट है तो ये भी आर नॉट है। सर आर क्यों नहीं, तुम्हें पता है आर क्यों नहीं, कितनी बार पूछोगे, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस इज जीरो, अब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब, तो ये जो सिस्टम है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालना है अपन को, वो रेशियो कैसे आएगा वो सब बाद में सोचते हैं, पहले हमें ये पता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी निकलती कैसे, तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें सारे इंटरेक्शन से निकालना होती है यूजिंग द फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर विथ अ नेगेटिव साइन। ऐसा होता है क्या, कोई नेगेटिव सर, पर मुझे तो नेगेटिव से याद आ रहा है, हाँ तो मैं इसलिए याद आ रहा है क्योंकि तुम ग्रेविटेशन वाले से कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यूज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय। अब यहां पर कितने पेयर्स बनेंगे, अगर मैं इस चार्ज का नाम दूं 1, इसका नाम दूं 2 और इसका नाम दूं 3, तो कितने पेयर्स हैं, हर पेयर के लिए यही फॉर्मूला लगाना है। तो एक पेयर है 1 2, एक पेयर है 2 3, बस हो गया, नहीं एक है 1 3। तीनों के लिए निकालते जाओ पोटेंशियल एनर्जी और तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहले वाले के लिए लिखूंगा तो के पहला चार्ज, सर प्लस माइनस तो लिखना नहीं था, नहीं पोटेंशियल एनर्जी में लिखना है, दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। 2 3 पेयर को सोचो, तो लिखोगे के पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और तीसरा पेयर पहला चार्ज नहीं चाहिए, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस 2r, ठीक है। तो ये अपन की तीनों की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब तीनों को ऐड कर दो और इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि उसने बोला है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। ऐड करके 0 करना है, कर देते हैं भाई, बहुत टफ तो नहीं लग रहा। तो मैं लिखूंगा पहला वाला माइनस बाहर आ गया, दूसरा टर्म माइनस बाहर आ गया, तीसरा टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया, टू आ टू आ टू आ टू आ, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो एक से दिख रहा है, तो मैं दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया -2 के क्यू बाय आर नॉट इज इक्वल टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r इज इक्वल टू 0।
अब एक काम करते हैं, माइनस वाले टर्म को दूसरी साइड लेके जाते हैं, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में बचेगा ये, और राइट साइड में बचेगा 2 के क्यू क्यू बाय आर नॉट से आर नॉट कटा, के से के कटा, दो क्यू है यहाँ स्मॉल क्यू, लेफ्ट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर मतलब दो स्मॉल क्यू है, एक क्यू से एक क्यू कटा, तो इस तरफ बचा स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहां बचा 2 और कैपिटल क्यू। अब तुम्हें मैं कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू भी कैलकुलेट करके बताऊं क्या? हाँ, सही। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू? 1/। आगे बढ़े जल्दी जल्दी थोड़े से, और अभी तो अपन ने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए। अरे और ये कितना बड़ा है, छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ रहा, बट क्वेश्चन इज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये वाला, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को था। तुम देख रहे हो, मतलब मैं कैपेसिटर का क्वेश्चन देख रहा था और उसमें मैंने देखा सेपरेशन बिटवीन प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, स्फेरिकल कैपेसिटर का भी क्वेश्चन है, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी क्वेश्चन है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। पर ठीक है, अभी हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं अगर ये वाला सॉल्व करने लगूंगा तो इसी में हमारा 10 मिनट निकल जाएंगे और बहुत ओवरशूट कर जाएंगे, हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन को हम, तुम लोग अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुमसे नहीं बन रहा है। इस क्वेश्चन का नाम अपन बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का नाम है बड़ा वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो मैं बड़ा वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। A capacitor stores 50 microcoulomb charge when connected across a battery. When the gap between the plates is filled with a dielectric, a charge of 100 microcoulomb flows through the battery. The dielectric constant of the material. ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। A capacitor stores 50 microcoulomb when connected across a battery. तो कैपेसिटर मान लेते हैं एक है, अच्छा उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के अक्रॉस, ये बैटरी हो गई। ठीक है, कैपेसिटर C है, पोटेंशियल इसका V है, तो हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज CV। ठीक है, व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है? नया डायग्राम बना के बता देता हूं। अगर के डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस हो जाएगा KC, और बैटरी तो वही है। तो अगर चार्ज होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस तो KC हो गया, तो चार्ज हो जाएगा KC इंटू V, तो KC भी। तो बोल रहा है कि अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम फ्लोज थ्रू द बैटरी, मतलब पहले चार्ज CV था, अब चार्ज KCV है। वो बोल रहा है कि यहां से यहां आने के लिए 100 माइक्रोकूलम फ्लो करा, इसका मतलब CV प्लस 100 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू KCV। सॉरी, कूलम CC सेम है क्या? ये CV के नहीं, ये वाला C कैपेसिटेंस है, वो कूलम था, तो इसलिए मैंने यूनिट हटा दी। ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी SI यूनिट है। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो मैं ये भी दिया हुआ है कि पहले चार्ज कितना था 50, यानी कि CV की वैल्यू कितनी है 50, तो डालूं 50 माइक्रो प्लस 100 माइक्रो इज इक्वल टू K, और CV की वैल्यू तो ही है 50 माइक्रो, डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड में आया 150 माइक्रो, राइट साइड में आया 50 माइक्रो इंटू के, माइक्रो से माइक्रो कटा, 50 इंटू 3, के इज इक्वल टू 3। सॉरी, समझ में आई बात? के की वैल्यू 3 आ गई, 3 ढूंढो भाई, 3 ढूंढा, 3 आंसर मार्क करा, और आगे बड़े जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो जितना सॉल्व कर सकते हो। अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर। At same instant, a dielectric is inserted between the plates. Then, फिर से देखो क्या हुआ है, एक कैपेसिटर है, इसको सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया है, इज डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर, और फिर क्या करा, इसका केसी कर दिया, मतलब यहां कुछ फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया ना, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स।
just after the insertion of the dielectric, just after the insertion of the dielectric, just after the insertion of the dielectric, after the insertion of the dielectric। तो तुम्हें बताना है कि इन चारों चीजों में से क्या होगा जब अपन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें। ठीक है, करंट विल इंक्रीज, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल इंक्रीज, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल इंक्रीज, या फिर टाइम कांस्टेंट विल इंक्रीज। तो तुम्हें इन सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करोगे, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है, अब बैटरी तो लगी नहीं है, नया चार्ज कहां से आ जाएगा? चार्ज तो आना नहीं है कहीं से। अगर नया चार्ज कहीं से नहीं आ सकता, इसका मतलब चार्ज जो है वो नहीं आ पाएगा कहीं से, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल नॉट इंक्रीज। आगे बात समझ में? ठीक है, अब मैं आता हूं चलो एनर्जी स्टोर्ड पे, क्योंकि ये ज्यादा इजी है इसलिए मैं इस पे आ रहा हूं। ठीक है, इसको पहले जल्दी समझ लेते हैं ये होगा कि नहीं। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और एक और होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब तुम्हें मैंने ये प्रूव कर दिया कि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सी बढ़ रहा है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो हमें दिख रहा है यू और सी कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सी अगर बढ़ेगा तो यू तो कम होगा, तो एनर्जी ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीज लिखा है। अगर डिक्रीज लिख देता तो ये आंसर, तो ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर। ठीक है, पहले मैं अगले वाले पे आ जाता हूं, फिर मैं अब पहले वाले पे जाऊंगा। अगला पूछा गया टाइम कांस्टेंट विल इंक्रीज। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। अब देखो, पहले केस में और दूसरे केस में आर सेम है, बट सी बढ़ गया। सी अगर बढ़ गया है तो ये बढ़ गया है, यानी कि टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, यानी कि ये आंसर है, ये आंसर है, ये तो फाइनल हो गया, ये आंसर, ये तो आंसर है। ठीक है, अब बात बचती है बस कि करंट इंक्रीज करेगा नहीं करेगा या डिक्रीज करेगा, ऐसा कुछ होने वाला होगा। तो वैसे तो उसको अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसको अब चेक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डी आंसर आ गया है। हम लोग वैसे कैलकुलेट कर चुके हैं कि डी आंसर होगा इसका। पर अगर तुम इसको कैलकुलेट करना चाहते हो कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि करंट जो होता है ना, वो होता है क्यू बाय आर सी के प्रोपोर्शनल बोल सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे। चार्ज चेंज नहीं हुआ है, सी बढ़ गया है, तो आई कम हो जाएगा, तो करंट विल डिक्रीज। ठीक है, इस केस में क्या होगा? करंट डिक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। अपन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, अब क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे हैं मेरे पास जो कि अपन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। हम लोगों ने कुछ 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट इतने ही सॉल्व कर पाएंगे अगर एक्सप्लेन करके करेंगे। बट सोचो, हम लोगों ने 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इतनी सी देर में विद एक्सप्लेनेशन। तो अब आराम से न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल से ज्यादा लेके आया था, आराम से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा या फिर मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा।